हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और स्टार्ट किया है मैंने सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसकी मैं पीडीएफ के लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में जो मैं एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छे आसान शब्दों में दूंगा। इसमें मैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ छोटे बड़े सारे क्वेश्चनों को लूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बने रहेगा तो मैं आप सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस ऐसे ही देते रहो। इसके साथ साथ इसकी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज है वो भी आपको मिलेगी, और वो भी कराने के बाद उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आपको चैप्टर का नॉलेज अच्छे से है तो आपके हर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चैप्टर जो मैंने पढ़ा रखे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उनको अच्छे से देख लेना। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। फ्रांस की जो 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, जो ऑप्शन नंबर आपका जो बेटा डी है, नेपोलियन की संहिता, वो सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे कुस्तुनतिनिया की संधि कब हुई थी? जो कुस्तुनतिनिया की जो संधि हुई थी ना, वो सन 1832 में हुई थी। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि जालवे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका, सन 1834 में हुई थी। ठीक है, ये आप लगा देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आपके एमसीक्यूज में आए या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस में आए। ठीक है, कई सारे ऐसे बोर्ड भी हैं जो हिंदी मीडियम में सिर्फ एमसीक्यूज भी आते हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरना सम्मेलन आयोजित किया गया किस सन में? ठीक है, तो चौथे का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, सन 1815 में इसका सम्मेलन किया गया था। फिर जैकोबिन दल का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो फ्रांस से इसका संबंध है बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ, तो नेपोलियन संहिता का जो निर्माण हुआ था ना, वो 1804 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? तो जो झंडा है ना, इसका 3 रंग का चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? ठीक है, जो ऑटो वन बिस्मार्क था ना, जो बिस्मार्क जी, वो उनके जनक थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में आ जाओ। कावूर कौन था? कावूर कौन था? जो सार्जिनिया और पिडमांड का प्रधानमंत्री था कावूर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ। ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? तो ऑटोमन जो साम्राज्य है ना बेटा, वो एक तुर्की साम्राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके कल्पना दर्शन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं? तो कार्ल वेलकर जो थे, उनके अनुसार दुनिया अलग हिस्सों में इस तरीके से बटे पड़े हैं। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? फेडरिक सारियू। सॉरी गाइस, फेडरिक सारियू इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जर्मन बलूत जो थे वो कौन थे? तो जो जर्मन बलूत जो रिलेट करता है वो स्वतंत्रता से रिलेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ था? तो जो 1821 में ना इसका आरंभ हो चुका था। और जिउसेppe मैत्सिनी कौन था? जिउसेppe मैत्सिनी इनमें से बेटा जो ब्रिटेन का क्रांतिकारी का प्रतीक था, जिउसेppe मैत्सिनी। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब छोटे क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे एक एक नंबर, एक एक लाइन, 2-2 लाइन के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो मैत्सिनी ने 1832 ईस्वी में यंग इटली नामक की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ।
कह रहे हैं अस्टरेनर कौन थे, उनकी राष्ट्र की व्याख्या कैसे की। जो अस्टरेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। इसने सन 1882 ईस्वी में सोर्बन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र के सभी अर्थ को स्पष्ट किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र तक सीमित ही नहीं है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जिसमें गौरवशाली अतीत, महान पुरुषों के नाम और योगदान होते हैं। अतः यह वह सामाजिक पूंजी है जो एक राष्ट्रीय विचार पर आधारित होता है। ये उसकी व्याख्या में आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया के चित्रों का महत्व बताइए। ठीक है, उनके चित्रों का क्या महत्व, उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व है। जो मारियान और जर्मेनिया के चित्र राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप में प्रदान करने का प्रयास था, मतलब उनकी चेतना को जगाने का कार्य कर रहा था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। मारियान की प्रतिमाएं फ्रांस में सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता में राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। इसी प्रकार जर्मेनिया चित्र के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का रूपक बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो के चित्रों में किस भावना की अभिव्यक्ति की गई। सन 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इन चित्रों के माध्यम से विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की कल्पना की गई। इन चित्रों में स्वतंत्रता की प्रतिमा वंदना के सभी वर्ग के स्त्री पुरुषों को करते हुए दिखाया गया था। ये अब आंसर में लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, विलियम प्रथम कौन था। तो विलियम प्रथम पता है कौन थे। विलियम प्रथम प्रशा के जो सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का भाई और रीजेंट था। सन 1858 में वो प्रशा और बाद में जर्मन साम्राज्य का सम्राट बना था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बच्चों, मैंने वैसे ही लिखा है। आपके लिए ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। आपका प्यार और सपोर्ट में ही मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सो ये आप पर है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखें ना, बड़े बड़े जब आंसर आए तो टॉपिक बना के लिखा करें, हेडिंग का प्रयोग करें। ठीक है, तो जितना हेडिंग, जितना सब हेडिंग टॉपिक बनाओगे उतने ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने भी इसमें लिखा, चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना की। फ्रांसीसी चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए जिनके माध्यम से ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो, जिसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष समान रूप से भाग ले सकें। वे चाहते थे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो, सभी लोग स्वतंत्र, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाएं। ठीक है, दूसरा क्या था, राष्ट्र की नई परिभाषा। कुछ दार्शनिक जैसे अस्टरेनर ने राष्ट्र की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। उसने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, बल्कि उसने रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया। बहुत ही शानदार विचारधारा रखते थे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामूहिक पहचान की भावना। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। समानता की भावना। फ्रांस में क्रांति के दौरान नई रचनाएं की, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और मापन या नाप तोल की एक व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई थी। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या थी। देखो, कार्बोनरी का जो अर्थ होता है वो होता है कोयला जलाने वाले। वास्तव में कार्बोनरी एक गोपनीय समिति का नाम था। मैटरनिक की दमनकारी नीति से असंतुष्ट होकर इटली के देशभक्तों ने अनेक गुप्त समितियों की स्थापना की थी,
जिनमें कार्बोनरी नामक समिति सबसे अधिक संगठित तथा शक्तिशाली थी। इस समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था ना बच्चों, ऑस्ट्रिया को इटली से निकालकर बाहर फेंकना था। ये इसका प्रमुख मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? तो उदारवादियों ने 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ लगाया गया राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र और गणराज्य की स्थापना। ये इसका अर्थ था। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से पीड़ित किसान, मजदूर, विद्रोहियों की मांगों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित जनप्रतिनिधि सभाओं का निर्माण और यूरोप में स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाना। उदारवादियों की इस क्रांति का आश्रय राष्ट्रीय राज्यों में संविधान बनाना, प्रेस को स्वतंत्रता देना, प्रेस मत जानते होंगे आप, है ना, और किसान तथा श्रमिकों आदि को संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। मतलब कुल मिलाकर उनको फ्रीडम दिया जाना चाहते थे हर सेक्टर में। उदारवादियों ने जिन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया वे निम्नलिखित हैं, जैसे कि मताधिकार के प्रयोग से सरकार का चयन, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। लेकिन सभी उदारवादी इस विषय पर एकमत नहीं थे। बहुत से देशों में उदारवादी विचारों से प्रभावित होकर बहुदासत्व, बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। मतलब जो एक जिनकी ज़मीन हड़प कर या जिनका ठेके से लेकर रख दिया जाता ना, उनकी इस प्रथा को नष्ट कर दिया गया। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? देखो, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनपने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या है? बाल्कन प्रदेशों में विभिन्न जातीय समूह निवास करते थे। ठीक है, इन जातीय समूह में आपसी संघर्ष होता था, मतलब आपस में लड़ते रहते थे। पूरे क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य था और अपने पतन के कगार पर था। मतलब एक उनके साम्राज्य पर जो ऑटोमन साम्राज्य था ना, वो उन पर राज्य करता था। इसी समय स्लाव बाल्कन के जातीय समूह भी उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए, बिना नहीं रह सके। अतः ये सभी जातीय समूह अपने लिए व्यक्तिगत राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। ठीक है, इसी समय उनके बीच कूटतापूर्ण संघर्ष भी चलता रहा। वे सभी अपने लिए अधिक से अधिक क्षेत्र हथियाना चाहते थे। ठीक है, यही सब मेन कारण थे कि इनके बीच में इनके तनाव पनपने लगे। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, ठीक है, जैसी शक्तियाँ बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। बाल्कन के जल क्षेत्र पर नियंत्रण करके उन्होंने यूरोप में नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी योजना बनाई थी। इन सभी कारणों के चलते बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव विकसित हुआ था। ठीक है बच्चों, एकदम टू द पॉइंट मैंने चीज़ें आपके लिए रखी हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, चित्रों द्वारा जनतंत्र की कल्पना करना। चित्रों की मतलब लोगों में एक अनुभूति प्रदान करना चाहते थे चित्रों की सहायता से। जैसे कि फ्रांसीसी चित्रकारों ने ऐसे चित्र बनाए जिनके माध्यम से ऐसे संसार की कल्पना की जो जनतांत्रिक हो, जिसमें सभी उम्र, सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लें। वे चाहते थे कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो, सभी लोग स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को अपनाएं। राष्ट्र की एक नई परिकल्पना भी दी उन्होंने। कुछ दार्शनिक जैसे अस्टरेनर ने राष्ट्र के शब्द की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। उसने किसी भूभाग को राष्ट्र नहीं बताया, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों को राष्ट्र बताया, जो कि सबसे अच्छी मानसिकता का उदाहरण देती थी। सामूहिक पहचान की भावना। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त होते थे। समानता की भावना। न्याय। फ्रांस में क्रांति के दौरान नई रचनाएं रची गईं, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ,
यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और मापन या नापतोल की एक नई व्यवस्था को लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी। वही राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं दो देशों पर अध्याय केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। तो आप लिखेंगे कि 19वीं सदी में राष्ट्र विभिन्न तरीकों से विकसित हुआ। उदाहरण के लिए इटली, सार्डिनिया, पिटमांड और उनके विभिन्न भागों जैसे ऑस्ट्रिया आदि के शासकों के साथ हुए अनेक युद्धों के बाद उभरा, लेकिन यह केवल कूटनीतिक कौशल से ही संभव हो सका। ओके, और दूसरी ओर ब्रिटेन के खून खराबों का कोई इतिहास नहीं है। वहाँ एक जातीय समूह अंग्रेजों ने अन्य जातीय समूह पर अपना दबदबा स्थापित किया और एक नया ब्रितानी राष्ट्र बनाया और आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। नए ब्रिटेन के प्रत्येक चिन्हों, झंडा और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया और ये चीज़ आगे चलकर सभी देशों ने भी अपनाया। 1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के जो परिणाम हुए वो कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था को अंत कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। फिर इस क्रांति के महत्वपूर्ण दिन मध्यकालीन समाज की समन्ती व्यवस्था का अंत हुआ। फ्रांस की क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है, मानव जाति की स्वतंत्रता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी ये। इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और उसका प्रसार किया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतिकारियों का सूत्रपात हुआ। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को भी जन्म दिया था। इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांसीसी क्रांति की मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा प्रदान किया गया। बंधुत्व मतलब आपस में मिलजुल कर रहना। इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित कर समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोल दिया था। इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व प्रगति की, मतलब बहुत प्रोग्रेस किया उन्होंने इस सेक्टर में। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो योगदान है वो मैं उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूँगा। तो प्रथम उदाहरण क्या है? प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, द्वितीय उदाहरण के लिए आप क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियाँ राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, क्योंकि यही यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती है। देखो, जैसे आप जहाँ पर रहते हो, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ बंगाली बोलते हैं, आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ पर पूर्विया बोलते हैं या कुछ भी भाषा बोल सकते हैं। अगर जो भाषा लोग ज़्यादा बोलते हैं, समझते हैं, अगर उस भाषा से चीज़ों को बोला जाए, समझाए, तो आप जल्दी सीखेंगे, समझेंगे। आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश में बोला जा रहा है तो आप थोड़ी ना समझ पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। तो सबसे बेहतरीन उदाहरण यही होता है कि जो क्षेत्रीय बोलियाँ उसको प्रसार में लाओ। तृतीय उदाहरण क्या है कि संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुपिस्कर के एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा संगीत के रूप में गुणगान किया, है ना, ओपेरा आपने सुना होगा। और पोलोनेस और मजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। ठीक है, इस तरीके से तीन चीज़ों के आधार पर हम लिख सकते हैं। कह रहे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में बताइए। तो देखो, जर्मनी का एकीकरण जिन जिन सोपानों में हुआ उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। आपको एग्जाम में जिस तरीके से लिखना है वैसे ही मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं। पहली व्यवस्था या पहली अवस्था,
18वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक राज्यों प्रशिया, बवेरिया, सैक्सनी आदि में विभाजित था। इसीलिए इसके आर्थिक विकास की गति भी बहुत धीमी थी, मतलब बहुत ही स्लो थी। राष्ट्रीय चेतना के जागृत होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग उठाना आरंभ कर दिया। 1855 ईस्वी में जर्मनी के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक जर्मन महासंघ की स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई जिसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। पहली चरण में तो ये चीज़ हुई थी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, इस क्रांति की असफलता के पश्चात जर्मनी की एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में ना होकर बिस्मार्क द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे किया जाने लगा। बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौ की नीति द्वारा इस एकीकरण के कार्य को पूरा किया। सबसे पहले 1864 ईस्वी में बिस्मार्क के नेतृत्व में एशिया और डेनमार्क में एक युद्ध हुआ जिसमें प्रशिया की जीत हुई और इसे सेल्सविंग का प्रदेश प्राप्त हुआ। तीसरी अवस्था क्या है, 1866 ईस्वी में प्रशिया या जर्मनी का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय के पश्चात प्रशिया के साथ अनेक प्रदेश जैसे हैनोवर, होल्स्टीन, लमक्सबर्ग, कैसल या फ्रैंकफर्ट आके मिल गए। जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया और इससे जर्मनी के एकीकरण का कार्य भी सरल हो गया। ठीक है। चौथी अवस्था क्या थी, अंत में 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा, मतलब हार, और इससे आल्सेस और लॉरेन के महत्वपूर्ण प्रदेश छीन लिए गए। इन विजयों से प्रभावित होकर शेष बचे हुए जर्मन प्रदेश भी जर्मन महासंघ में सम्मिलित हो गए और प्रशिया के शासक विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क के प्रयत्नों से 1871 ईस्वी जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाइए। ठीक है, जो वियना संधि हुई थी कि उसका क्या मेन उद्देश्य था वो आपको बताना है। तो आंसर में आप लिखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी विजयों से यूरोप के राजनीतिक मानचित्र और यूरोपीय राज्यों की सीमाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। अतः जब नेपोलियन ने 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया और लुई 16वें का भाई काउंट ऑफ प्रोवेंस लुई 18वें के नाम से एक फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ, तब यूरोप के महान राजनीतिकों ने समक्ष यह समस्या उठ खड़ी हुई कि फ्रांस की सीमाओं का निर्धारण और यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए। इस समस्या को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जो वियना कांग्रेस के सदस्य थे, वियना कांग्रेस में इंग्लैंड के लॉर्ड कैसलरे, लॉर्ड वेलिजली, प्रशिया के सम्राट पेड्रिक विलियम तृतीय, हमोल्ड वेरनमानस्टाइन एवं हार्डेनबर्ग, रूस के जार ओलेक्जेंडर प्रथम तथा नेसल रोड ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय, मैटरनिक फ्रांस, ये सब सम्मिलित थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति स्थापित करने की समस्या, फ्रांस की सीमाओं का निर्धारण करने की समस्या, वैज्ञानिक अधिकारों को मान्यता, फ्रांस की मित्र राष्ट्रों को दंड देना, फ्रांस की सैनिक शक्ति को कमी करना, फ्रांस को दंड देना, यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, चर्च के प्रभाव में वृद्धि और क्रांतिकारी तत्वों का विनाश। ये इन सब के मुख्य उद्देश्य थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई भाग तक राष्ट्रवाद, आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक संभाव समाप्त हो गया, जो सदी के प्रथम भाग में था। जब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, इस बीच के दौरान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का प्रयोग किया।
जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियों और अधिक कठिन इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी कि इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ सौसैनिक और सैन्य शक्ति के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आ गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर शक्ति बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए। अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद सन 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देश, जिसका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया के रूप में सामने आई। साम्राज्यवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों में राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया था। मारियन और जर्मनिया कौन थे, इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, उस समय यूरोपीय राष्ट्रों को नारी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था। यह राष्ट्र के अमूर्त विचार को मूर्त रूप में प्रदान करने का प्रयास था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। फ्रांस की मारियन की तस्वीर इसी प्रकार के क्रांतिकारी चित्रकारों द्वारा तैयार की गई थी। स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और न्याय और को साधारणतः एक ऐसी महिला की प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्था किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तराजू लिए हैं। आपने देखा भी होगा, कई सारे मूवीज़ में देखा होगा, है ना। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। मारियान की छवि डाक टिकटों पर, सिक्कों पर भी अंकित की गई। इसी प्रकार जर्मनिया चित्र के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1848 की उदारवादियों की क्रांति ने यूरोप के जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया, इसके प्रमुख कारण पर विश्लेषण दीजिए। ठीक है, क्या कारण थे? देखो, उदारवादियों की क्रांति और उसके कारण 1848 ईस्वी में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसी के समानांतर शिक्षित मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 ईस्वी में घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों में स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का लाभ उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इटली का एकीकरण कब और कैसे हुआ उसका वर्णन करना है, तो कुछ सोपानों में इसका एकीकरण हुआ था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि प्रथम सोपान में क्या था कि वीना कांग्रेस के निर्णयों के अनुसार इटली यूरोप की भौगोलिक इकाई मात्र बन गया था। इटली के छोटे छोटे राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण होकर अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छुक थी, किंतु इटली के राज्यों के निरंकुश शासक अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। अतः इटली के देशभक्तों ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन प्रारंभ किया। कार्बोनेट संस्था के सदस्यों ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न किए, किंतु 1848 ईस्वी तक
उन्हें सफलता नहीं मिली। देशभक्त जो मैथ्सनी ने नेपल्स तथा सिसिली विद्रोह को सफल बनाने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु उसे अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकी। द्वितीय सोपान में क्या हुआ? इस सोपान में गैरिबाल्डी और कावूर ने अथक प्रयत्न किए और इटली के एकीकरण को संभव बनाया। कावूर परम देशभक्त था। उसके कार्यों के विषय में ग्रांट व टेम्परे ने लिखा। उसके प्रथम कार्यों में से एक कार्य मिशनरियों का विनाश करना भी था, जिसके अर्थ में उस समय उदार शब्द का प्रयोग होता था। उसी अर्थ में वह उदारवादी था और उसकी उदारवादिता स्वाभाविक थी। परंतु इटली के एकीकरण ने सबसे अधिक उसका ध्यान अपनी ओर लगा रखा था। अन्य लोगों ने से नीति का अंतर इस दिशा में था कि वह वास्तविकता में विश्वास करता था और शासन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का उसे वास्तविक ज्ञान था। वो जानता था कि केवल उत्साह द्वारा एक अकेला इटली कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। उसने चारों ओर मित्रों की खोज करी, आरंभ कर दी और कूटनीति के साथ सभी उपायों को अपनाया। तृतीय सोपान में क्या हुआ? इस सोपान में इटली के एकीकरण के लिए मैथ्सनी और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण कार्य किए। सिसिली के विद्रोह से लाभ उठाकर गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया और रोम तथा वेनेशिया पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाई। इसी समय कावूर ने पोप के राज्य अम्ब्रिया तथा मार्चेज पर अधिकार कर लिया और नेपोलियन को अपने पक्ष में कर लिया। बाद में गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए नेपल्स और सिसिली सार्डिनिया के राजा को प्रदान कर दिए। इसी समय मध्य इटली के राजा पार्मा, मोडेना और टस्कनी भी सार्डिनिया से मिल गए थे। चतुर्थ सोपान में क्या हुआ? अब केवल वेनेशिया और रोम इटली में मिलने को रह गए थे। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका लाभ उठाकर विक्टर ने वेनेशिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंत में रोम पर आक्रमण करके विक्टर एमोनल्स ने इस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 20 सितंबर 1870 ईस्वी को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया, जो कि 4 सोपान में मैंने आपको बता दिया। और इसी तरीके से आपको लिखना है। कभी कभी एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाते हैं, मतलब किसी के व्यक्तित्व पर कुछ लिखने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे कि टिप्पणी लिखना है, ज्यूसेपे मैथ्सनी कौन था? तो मैथ्सनी इटली की एकता का पैगंबर माना जाता था उसको। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। उसका पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर और उच्च कोटि का विद्वान था, जो फ्रांस की राज्य क्रांति की विस्तृत जानकारी रखता था। वह अपने पुत्र को फ्रांस के क्रांतिकारियों की गाथाएं बड़ी रुचि के साथ सुनाया करता था। इन गाथाओं से मैथ्सनी बचपन से ही देशभक्ति, स्वतंत्रता की भावनाओं से परिपूर्ण हो गया था। उसने अपने पिता से बचपन में ही फ्रांस की राज्य क्रांति की घटनाओं, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना व नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसे अपने देश के अतीत गौरव का भी ज्ञान हो चुका था। वह अपने खंडित देश की और जनता की सोचनी दशा को लेकर दुखी रहता था। वह इटली की पराधीनता को स्वतंत्रता में बदलने का इच्छुक था। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मैथ्सनी ने एक साहित्यकार बनने का निश्चय किया, किंतु बाद में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह पिंडमांट की कार्बोनरी संस्था का एक सक्रिय सदस्य बन गया। 1820-21 ईस्वी में विद्रोह की असफलता को देखकर मैथ्सनी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संस्थाओं द्वारा इटली का एकीकरण होना असंभव है। अतः उसने इटली में राष्ट्रीय और उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। यंग इटली की स्थापना कैसे हुई? देखो, मैथ्सनी को 6 महीने की कैद के बाद देश में निर्वासित कर दिया गया था। 1832 ईस्वी में उसने फ्रांस के मॉर्सेलीज नगर में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो गणतंत्रीय तथा राष्ट्रीय आदर्शों का प्रचार प्रसार करना था। इस संस्था में मैथ्सनी ने इटली के वीर, साहसी, चरित्रवान तथा सैनिक कार्यों में दक्ष नवयुवकों को भर्ती किया। इस संस्था में 40 वर्ष तक की आयु व्यक्ति सदस्य बन सकते थे और सदस्यता ग्रहण करते समय उन्हें यह शपथ लेनी पड़ती थी, मैं इटली को स्वतंत्र करवाने और इसमें गणतंत्र की स्थापना करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरीके की वीडियो और चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।